नमस्कार बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास का अगला पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने में। तो आप बताओ कि पिछले सेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था। आई थिंक मैंने बताया था आपको कि एनर्जी ऑर्बिटल के बीच में दो ऑर्बिटल की एनर्जी राइज अप होती है। कैसे, एक बार और मैं दोबारा आपको समझाना चाहूँगा वो कैसे राइज अप होती है। ये देखो आप, अब मान के चलो कि ये मेटल है बच्चों, ठीक है, और ये इसके ऊपर लाइगेंड्स लगी हुई है, ठीक है बच्चों। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और बच्चों इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं और ये जेड एक्सिस है। अगर आप इस जेड एक्सिस को देखते हो तो ये जेड एक्सिस का मतलब ये ऐसी लाइन पे बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाई देगी, परंतु ये यहां पर बाहर की तरफ निकल रही है। अगर बच्चों मैंने आपको ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर बताई थी, क्या थी, तीन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर तो ऐसी थी, ठीक है बच्चों। और चलो तीनों बना ही देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। और दो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी थी बच्चों, ऑन द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के ऊपर थी, ठीक है बच्चों। और एक आखिरी की कैसे थी, एक ऐसे थी, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप यहां से देखते हो, देखो यहां से आप देखते हो तो क्या होगा कि ये अगर लाइगेंड L अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस एक्सिस की तरफ आता है, आपको पता है लाइगेंड होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, मतलब जिस हिसाब से लाइगेंड लगे होते हैं उसी हिसाब से उसके ऊपर लाइगेंड आकर अटैच होते हैं। तो यहां से अगर लाइगेंड आएगा और ये क्या है, ये देखोगे आप, ये ऑर्बिटल क्या है, ऑन द एक्सिस है कि नहीं, ये ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है। ये देखो यहां पर, इसको थोड़ा सही बना लो, ऐसे बना लो, ये ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है कि नहीं। और इस ऑर्बिटल का नाम बच्चों क्या होता है, dx² - y², और इसका बच्चों क्या होता है, dz²। अगर लाइगेंड बच्चों ऐसे आएगा इसकी तरफ, तो लाइगेंड्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल के ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दो जगह इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सन। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। अगर वो रिपल्सन करेंगे तो रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है बच्चों, राइज अप होती है। एनर्जी क्या होती है रिपल्सन से, एनर्जी ऑफ रिपल्सन, ER का मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन इज इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज होती है। तो अब यहां से देखोगे तो बच्चों मतलब इसकी एनर्जी राइज अप हुई कि नहीं हुई, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई ना, क्योंकि हेड टू हेड ट्रांजिशन क्या, कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे अगर ये लाइगेंड ये जेड एक्सिस वाला ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, तो बच्चों ये ऑर्बिटल है जेड एक्सिस के ऊपर ऐसे मिलेगा आपको, और ये लाइगेंड यहां से आएगा, लाइगेंड L यहां से आएगा, तो इनके बीच में भी रिपल्सन होगी। क्यों, इसका ऑर्बिटल, इसके ऊपर ऑर्बिटल प्रेजेंट है जेड एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ये आएगा लाइगेंड यहां से, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वहां बच्चों क्या होगी, रिपल्शन पैदा होगी, और इसके साथ इसके कारण इसकी भी बच्चों एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे इंक्रीज तो इनकी भी होगी, हाँ बिल्कुल इंक्रीज तो इनकी भी होगी, परंतु जब आप देखते हो, मैं आपको बताता हूं, ये ऑर्बिटल यहां पे आप देख रहे हो, ये दो एक्सिस के बीच में है कि नहीं, ये देखो यहां पर ये एक्सिस है, दो एक्सिस प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है, तो ये ऑर्बिटल बच्चों ऐसे प्रेजेंट होते हैं इन एक्सिस के बीच में, ठीक है, इन एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अगर लाइगेंड L यहां से आता है तो क्या होगा, लाइगेंड को तो इस रास्ते आना है और यहां पर चिपकना है आकर, मानते हो इस बात को। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये एक तो ये थे तो डायरेक्ट इंटरेक्शन में थे, बिल्कुल हेड टू हेड कोलाइड हो रहे थे, परंतु ये डायरेक्ट कोलाइड तो नहीं है ना, बेशक इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी तो इनकी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और यहां पर आ रहे हैं, तो रिपल्सन तो थोड़ा बहुत लगेगा, परंतु dx² - y² जो ऑर्बिटल था उससे काफी कम लगेगा। और z एक्सिस की बात करें बच्चों तो dz² था, उसके मुकाबले काफी कम
रिपल्शन लगेगा। अगर रिपल्शन बच्चों कम लगता है तो क्या होता है, एनर्जी कम राइज अप होती है। तो अब ऑर्बिटल ये मैंने समझाया था पहले भी और अब दोबारा समझा दिया मैंने आपको। तो अब आप देखो बच्चों, ये 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट थे हमारे पास। कितने ऑर्बिटल थे? 5, 1 2 3 4। कौन कौन से? ये कौन सा मानो आप, dxy, ये dyz और ये dzx और ये dx² माइनस y² और ये कौन सा, dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में पढ़ा है, डी के बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और पांचों के नाम मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप यहां से देखोगे तो एनर्जी थोड़ी सी राइज अप हुई, ठीक है बच्चों। क्यों राइज अप हुई है थोड़ी सी, अब बताता हूं आपको मैं। ये एनर्जी राइज अप हुई, परंतु ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कारण क्या है, जब लाइगेंड दूर से अप्रोच करता है, दूर से अप्रोच करता है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु उनमें दूर से इतनी ताकत नहीं होती है कि वो dx² माइनस y² एंड dz² की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज कर सके। इन सारों की एनर्जी इक्वली इंक्रीज करते हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर करके ये मैंने लिख दिया। यहां पर बच्चों क्या है, एनर्जी है, मतलब यहां पर हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तब यहां से पता चल गया बच्चों कि आपको इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इनकी भी इंक्रीज हुई क्यों यहां पर आए, तो बच्चों इनकी तीनों की इंक्रीज कम हो रही है। तो अब और इसको डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम। अब आपने देखा कि जो डी x² माइनस y² थे, ये 2 ऑर्बिटल, ये कौन सा, dx² माइनस y² और ये कौन सा है, dz², ठीक है। और जो 3 ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी कम इंक्रीज हुई थी, कौन से थे, dxy, dyz एंड dzx। ये डायग्राम बच्चों आपके समझ में आया कि नहीं, आप बताओ मेरे को बच्चों, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कैसे इंक्रीमेंट हुआ, ये समझ गए क्या आप? अगर आप नहीं समझे तो मेरे को जरूर बताना ताकि मैं आपको ये दोबारा बता सकूं। अब ये देखो, इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, जो इनके बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं बच्चों बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, ठीक है। अब इसको देखो आप कि जो एनर्जी राइज अप हो रही है अपनी, तो ये बच्चों क्या है, एक तरीके से देखूं तो एनर्जी डिफरेंस है कि नहीं, आप बताओ मेरे को। अगर एक तरीके से इसे देखता हूं मैं तो ये क्या है, इट इज ए एनर्जी डिफरेंस। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस हो रहा है। तो बच्चों ये टोटल एनर्जी होती है ना, वो हम पढ़ते हैं डेल्टा की टर्म में। ये सारी की सारी एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा होती है। डेल्टा ओ लगाते हैं, ओ क्यों लगाते हैं बच्चों, इट इज ए ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इसे हम डेल्टा ओ बोल देते हैं। अगर आप देखते हो तो इनकी यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कितनी होती है, 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है बच्चों। और इनकी एनर्जी यहां से यहां तक देखो आप, तो इनकी एनर्जी कितनी होती है, 0.6 डेल्टा ओ। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है बच्चों, ये समझ रहे हो आप। ये क्या होता है, ये बच्चों स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। स्प्लिटिंग का मतलब है, ये आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे होती है, किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल का तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपके नोट्स में दिया हुआ है और जो समझाने वाला पोर्शन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। इसे रब कर देता हूं। अब हम इससे अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब इस CFS की वैल्यू की बात करता हूं बच्चों में। CFS की वैल्यू जो मैंने बताया था ना, क्रिस्टल फील्ड वैल्यू डेल्टा ओ बताया था ना, उस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो उस वैल्यू, अब एक बात बताता हूं आपको मैं, आपको पता चल गया कि एनर्जी स्प्लिट कैसे होती है। एनर्जी स्प्लिट कैसे होती है। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। और इसकी वैल्यू बच्चों मैंने कितनी बताई थी आपको, 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चों, तो इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं तो 2 × 0.6 डेल्टा ओ, क्या समझे आप इसके बारे में, 2 × 0.6 डेल्टा ओ। ये बच्चों माइनस में होती है, नीचे वाली माइनस में होती है, क्योंकि ये सेंटर लिया हमने, जो बैरी सेंटर लिया था, BC बैरी सेंटर लिया था हमने, उससे ऊपर एनर्जी होती है वो पॉजिटिव लेते हैं बच्चों, और उससे नीचे जो एनर्जी होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। क्यों, आपको पता ही है, कोई चीज का सेंटर लेके चलते हैं, हमें लेंथ की बात करते हैं, तो अगर लेंथ इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, परंतु लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। उसी प्रकार ये नीचे एनर्जी है वो नेगेटिव ली है, ऊपर पॉजिटिव ली है। क्यों ली है ये देखो आप, क्योंकि अगर इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चों, इसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो -0.4 × 3 कितना हो गया बच्चों, 1.2 डेल्टा ओ, और ये कितना हुआ, 1.2 डेल्टा ओ। अब आप देखोगे कि ऊपर वालों की एनर्जी, यहां पर बैरी सेंटर पर एनर्जी आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ऊपर वाले दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी, 1.2 डेल्टा ओ, नीचे वालों की 1.2 डेल्टा ओ, मतलब बैरी सेंटर पे डेल्टा ओ बच्चों कितना होता है, 0, ठीक है। तो आप थोड़ी सी CFSC वैल्यू भी निकालनी सीख लेते हैं हम, कैसे निकालते हैं देखो, इसे मैं रब कर देता हूं, ये जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बच्चों 2 ऑर्बिटल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि आप क्या करोगे, 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करोगे। ये बच्चों जरूरी है। डी अगला डी और डी वाले जो एलिमेंट है ना, अगला चैप्टर भी ऐसा ही है। अगला जो चैप्टर करवाऊंगा मैं उसमें सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनका एटॉमिक नंबर, हो सके तो एटॉमिक मास भी उनका याद करो। इट्स नेसेसरी फॉर यू, ठीक है। अब आप बात करता हूं D1 की। D1 का मतलब ऐसी मेटल या ऐसा एलिमेंट जिसके D में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में भरा जाता है और सिंगली फील्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंगली फील्ड किया जाता है। मतलब पहले 1 भरेंगे, फिर अगले में 1 भरेंगे, फिर अगले में 1 भरेंगे, फिर पहले में दूसरा, फिर दूसरे में दूसरा, फिर तीसरे में दूसरा। अगर D1 है, मैं आपको बता दिया मैंने कि D1 का मतलब D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, यहां पर पहले में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, ठीक है। तब आपको बोले कि CFSC वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों CFSC वैल्यू की बात करूं तो अब आपको पता है नीचे वाले 1 ऑर्बिटल में कितना डेल्टा O होता है बच्चों, माइनस का होता है, और ऊपर वाले में 0.6 डेल्टा O होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है, नीचे वाले में प्रेजेंट है, मानते हो आप, नीचे वाले में प्रेजेंट है, तो CFSC की वैल्यू बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है D1 में, और CFSC की बात करूं मैं तो 0.4 डेल्टा O, और ये किस चीज में होगी बच्चों, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में होता है। तो D1 की CFSC वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -0.4 डेल्टा O। समझ रहे हो इस बात को। अगर D2 बोल दूं बच्चों तो क्या हो जाएगी, -0.8, क्यों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसमें देखोगे कि -0.4 × 2 -0.8। अगर बच्चों मैं D3 बोल दूं तो -1.2 डेल्टा O।
ये CFSC वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। परंतु दिक्कत कहां आएगी बच्चों, जब D4 आ जाता है तो उसे हमें समझते हैं। अगर D4 आ गया बच्चों, अगर D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमने 3 तो फिल कर दिए, 1 2 3, परंतु चौथा फिल कैसे करें। अब चौथा फिल करने के लिए क्या, यहां पर देखो एक डायग्राम और बनाता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, 3 मैंने यहां फिल कर दिए, ये दोबारा है, दूसरा डायग्राम है, मतलब ये भी D4 का केस है। तो बच्चों अब मैं चाहूं कि चौथा 1 2 3, चौथा क्या यहां फिल कर सकता हूं, यहां भी फिल कर सकता हूं, और चौथे की बात करूं तो बच्चों यहां भी फिल कर सकता हूं। समझ रहे हो इस बात को आप, यहां भी पॉसिबल है फिल करना और यहां भी पॉसिबल है फिल करना। तो अब आपको इन दोनों में CFSC वैल्यू निकालनी है। आप बताओ कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था पहले बच्चों क्या होता है, ऑर्बिटल सिंगली फील्ड किया जाता है, परंतु इसमें हमने दबाव देकर डबल फिल करवाया। देख लो इस बात को आप, पेयर किया इसको हम दबाव से पेयर किया, मतलब इसके लिए हमने पेयरिंग एनर्जी लगाई है। एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए लगवाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, देखो आप इनकी CFSC वैल्यू निकालो कितनी होती है। तो बच्चों यहां पर अगर CFSC वैल्यू निकालूं मैं, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 इंटू -0.4 डेल्टा O, तो कितनी होगी बच्चों, 1.6 डेल्टा O। ये बात सही है, परंतु बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए भी हमने एनर्जी लगाई है ना, तो वो भी एनर्जी होगी। तो बच्चों इसमें जो पेयरिंग एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी कितनी मानते हैं हम, P। तो बच्चों इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 1.6 डेल्टा O प्लस P। अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर देखते हो आप तो इनकी एनर्जी देखो तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी आ गई, -1.2। परंतु इसकी भी एनर्जी है, आपको मैंने बताया था जो dx स्क्वायर -y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में कितनी डेल्टा O की वैल्यू होती है, 0.6। तो इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 0.6 ये होता है बच्चों प्लस का। तो टोटल देखूं तो इनकी मैं कितनी आ गई, -0.6 डेल्टा O। इसमें कोई पेयरिंग नहीं करवाई हमने, जैसा होना था वैसा करवाया है। तो बच्चों ये क्या हो गया, डेल्टा O इसकी ऐसे आ गई, और इसमें हम कोई भी पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बताओ, इसको बच्चों बोलते हैं हम लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पेयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो बच्चों उसका स्पिन लो हो जाता है। ठीक है, स्पिन की बात करूं मैं तो ये होता है 2s + 1। तो इसमें s की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है बच्चों। एक अगर सिंगली फील्ड हो, यहां पर इस s की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ होती है। तो अगर देखोगे कि ये प्लस हाफ हो गया बच्चों, ऊपर की साइन है इसका तो इसको प्लस हाफ बोल दिया, नीचे की साइन हो गया तो माइनस हाफ बोल दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया। अगर ये दोनों देखूं मैं तो आधा इसका और आधा इसका एक हो गया, तो इसके 1 पुट कर दूंगा मैं, तो 3 आ गया कि नहीं आ गया। अगर इसकी स्पिन काउंट करोगे तो इसमें चारों के चारों प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये 2 हो गए बच्चों। इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 आ गया। मतलब ये लो स्पिन होता है और ये हाई स्पिन होता है। लो स्पिन हाई स्पिन का फंडा मैं बता दूं, जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो क्या होता है, हाई स्पिन होता है, और जिसमें ज्यादा पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, लो स्पिन होता है। अब हम D5 को देखते हैं बच्चों, D5 में क्या कंसेप्ट लगेगा।
अब D5 को समझते हैं बच्चों, D5, ठीक है। तो D5 के लिए मैंने यहां ऑर्बिटल बना लिए 1 2, ये छोटे बड़े ऐसे ही बन गए बच्चों, छोटे बड़े होते नहीं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब D5 में आप इलेक्ट्रॉन है मेरे को फिल कर दिखाओ। अगर बच्चों आप D5 में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो, दूसरा यहां करो, तीसरा यहां करो, चौथा यहां जाना चाहिए परंतु हमने पेयरिंग एनर्जी देकर इसे नीचे डाउन कर दिया, पांचवा यहां आना चाहिए था परंतु पेयरिंग एनर्जी करके हमने क्या करवा दिया, पेयर करवा दिया। परंतु दूसरे केस में बात करूं तो ये क्या हो गया, पांचों के पांचों अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए। अब हमें CFSC वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों इसकी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक की -0.4 होती है, तो इसकी क्या होगी -2 डेल्टा O। ठीक है बच्चों, अब देखोगे इसमें यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को भी हमने दबाव देकर पेयर करवाया है, तो इसके लिए भी पेयरिंग एनर्जी लगी। एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए एनर्जी कितनी लगती है बच्चों, P। तो बच्चों यहां पर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फोर्स से, दबाव से पेयर करवाया है, तो टोटल पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 2P। तो बच्चों इसमें 2P ऐड आप कर दो, और यहां पर आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। इसका डेल्टा O की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, इसकी डेल्टा O की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि नीचे वाला 1.2 माइनस का, ऊपर वाला 1.2 प्लस का, तो डेल्टा O की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। ठीक है, अब D6 को समझो आप, D6 को समझो। अब D6 का मतलब क्या है बच्चों, D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, सिंगल सिंगल फिल किया, सिंगल सिंगल फिल किया, फिर हमने फोर्स लगाया। आगे बताता हूं, चलो एक बार इसको मिटाओ। अब इलेक्ट्रॉन कहां आना है, अब इलेक्ट्रॉन कहां आना है, इसके अंदर आया है, हमने फोर्स लगाकर यहां कर दिया। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर आना था, तो फोर्स लगाकर हमने यहां कर दिया, परंतु छठा इलेक्ट्रॉन बच्चों, छठा इलेक्ट्रॉन है तो यहां ही आएगा। पहले हम सिंगली फील करते हैं, फिर हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, तो बच्चों छठा इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर ही आना है। इस बात को नोट करना, इस बात को आप नोट करना, ठीक है। छठा इलेक्ट्रॉन पे, छठे इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, फोर्स नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि 5 1 2 3 4 5 छठा यही आना था ऑटोमेटिक, छठे पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। समझ रहे हो इस बात को। अगर इसकी पेयरिंग एनर्जी या CFSC वैल्यू निकालते हो आप, तो कितनी होती है, -2.4 डेल्टा O। तो इसमें फोर्स लगाकर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बच्चों पेयर करवाए हमने, तीसरा तो ऑटोमेटिक अपने आप आया है, क्यों कि पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यही आना था। समझ रहे इस बात को। तो बच्चों इसके अंदर 3P नहीं आएगा बल्कि 2P आएगा, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को पेयर करवाने के लिए हमने पेयरिंग एनर्जी दी है। और इसमें तो ऑटोमेटिक बच्चों 1 2 3 4 5 6 छठा यही आना था ना, देखो आया है छठा यहां, तो इसकी आप डेल्टा O कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, D7 की बात करता हूं बच्चों, D7 वो ऐसे कैसा रहना, तो क्यों उसमें कोई चेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब D7 देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन पहला यहां फिल किया बच्चों मैंने, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां आना था परंतु मैंने यहां फिल कर दिया। ठीक है, पांचवा यहां आना था, पांचवा यहां आना था तो मैंने यहां फिल कर दिया। छठा यहीं आना था, कहां आना था, छठा यहीं आना था तो यहीं फिल कर दिया बच्चों मैंने। सातवां अब यहां आएगा, ठीक है, इसी प्रकार सातवां इसमें यहां आएगा। तो बच्चों इसमें मैंने, अब देखो पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, 5 इलेक्ट्रॉन तो यहां आने ही आने थे। जो छठा इलेक्ट्रॉन बचा यहां पे एक, उसको हमने फोर्स
मतलब दबाव देकर या फोर्स देकर पेयर किया है, मतलब इसको यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी के लिए एक ही पेयर एनर्जी देकर हमने एक ही इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाया है। तो आप P लगा दो प्लस में और डेल्टा O की वैल्यू माइनस 2.4 नीचे वालों की प्लस में 0.6 ऊपर वाले की, डेल्टा O की वैल्यू ये आ गई और इनकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब 8वें की बात करोगे बच्चों, तो 8वां देखोगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऑटोमेटिक यही आएगा। तो इनमें कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी, आप सिंपली 8वां, 9वां, 10वां कैलकुलेट कर सकते हो और मैंने नोट्स में दिए भी हुए हैं। तो बच्चों आपको समझ में आता है या आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर बच्चों आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मेरे को बताएं और ये सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल कीमोफोबिया चैनल पे मिलेंगे। आप अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो मैं उस चैनल के ऊपर ये सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा और उस चैनल पे आप विजिट करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।